बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 9th क्लास की सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आज उस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर है 5 और हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और चैप्टर नंबर 1 में हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। और आज जिस ब्रांच को हम लोग स्टडी करेंगे वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस या फिर जो न्यूक्लियस में होने वाली चेंजेस को स्टडी करते हैं उसको हम लोग जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये देखिए केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं, किस चीज़ का करते हैं, रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जैसा कि अब ये हमारी जो ब्रांच नंबर 6 है, इससे पहले 5 ब्रांचें हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि जितनी भी जो ब्रांचेज हैं उनकी जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो जो पहली लाइन है वो हम यही लिख रहे होते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी। तो इसी में भी जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी जो पहली लाइन होगी डेफिनेशन में वो सेम एज इट इज़ होगी। तो आगे इसमें जो प्रोसेस जो आप कह सकते हैं कि जो वर्ड्स समझने वाले हैं, जो कंसेप्ट लेने वाले हैं, जो टर्म्स हैं वो 3 हैं, एक रेडियो एक्टिविटी है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस है और प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं और न्यूक्लियर प्रोसेसेस के रिजल्ट में जो रेडिएशन अमिट होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पहले ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं रेड से, ये जो है ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट की वर्ड्स आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन के। अगर आप लोग ये इनको स्किप कर देंगे इनमें से एक भी, तो आपकी जो डेफिनेशन होगी वो दुरुस्त नहीं होगी। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना होता है कि जिस तरह जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, यूरेनियम हो गया, इससे ऑनवर्ड जो एलिमेंट्स हैं वो खुद ब खुद जो है ना कुछ रेज अमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो रेज होती हैं वो अल्फ़ा रेज भी हो सकती हैं, गैमा रेज भी हो सकती हैं, बीटा रेज भी हो सकती हैं। तो तमाम ऐसे एलिमेंट्स जो शुआएं खारिज करते हैं या रेडिएशन अमिट करते हैं उनको हम लोग जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो प्रोसेस होता है, ये जो फिनोमेना होता है उसको हम रेडियो एक्टिविटी, जो इस प्रोसेस ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो खुद ब खुद रेडिएशन अमिट करना स्टार्ट कर देते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स करते हैं कहलाते हैं और उनकी जो स्टडी है उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो आगे जो हमारे पास है न्यूक्लियर प्रोसेसेस। न्यूक्लियर प्रोसेस वो होते हैं जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांस यूरेनियम हो गया, जो यूरेनियम से ऑनवर्ड है 92 जो उसका होता है एटॉमिक नंबर उसका यूरेनियम का, इससे आगे ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स हैं जो 28 लास्ट वाले पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, वो उनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव जो चीज़ें होंगी वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जो न्यूक्लियर प्रोसेस होता है वो यही होता है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उनकी ब्रेक डाउन को हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो छोटे जो है ना स्मॉल एलिमेंट्स में जो है ना स्प्लिट अप हो जाता है और साथ में जो ह्यूज अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास वो 2 तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है उसमें जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, लार्ज जिनका न्यूक्लियस ग्रेटर होता है, वो जो छोटे स्टेबल एलिमेंट्स में स्प्लिट अप होते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास छोटे एलिमेंट्स जो हैं उनके जो आइसोटोप्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो वो भी जो है ना जब 2 छोटे मिलकर आगे एक नया स्टेबल मॉलिक्यूल एलिमेंट बनाएंगे तो वो जो होगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन में आएगा। तो आगे जो हमारे पास है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन। न्यूक्लियर प्रोसेसेस के रिजल्ट में जो रेडिएशन अमिट हो रही होती हैं, अल्फा रेज, गैमा रेज, बीटा रेज, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं
रेडिएशन को भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि जो अल्फा रेज हैं, बीटा रेज हैं, गैमा रेज हैं, इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, इनकी रेंज क्या होगी। तो ये सारा कुछ जो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी, वो तमाम एलिमेंट्स जो ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं खुद बहुत रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। और उनकी जो स्टडी है, जो फिनोमेना है, उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेस जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, उनकी जो ब्रेक डाउन होती है इनटू स्मॉल एंड स्टेबल एलिमेंट्स, तो उसको हम जो न्यूक्लियर प्रोसेस कहेंगे। उसके रिजल्ट में जो रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी स्टडी को हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। हम जो इसकी स्टडी करेंगे, इसका स्कोप या फिर एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, वो स्टडी करेंगे। स्कोप ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, स्कोप और एप्लीकेशन। जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इसकी एप्लीकेशन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। जो इनमें से जो पहली एप्लीकेशन है वो है रेडियोथेरेपी। पहली एप्लीकेशन है हमारे पास रेडियोथेरेपी। कैंसर के जो मरीजों का इलाज किया जाता है ना, जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, जो कैंसर के मरीज होते हैं, उनके जो ब्लड सेल्स होता है, ब्लड सैंपल होता है, उसमें जो होते हैं कैंसर के जरासीम होते हैं, या आप कह सकते हैं कि कैंसर के सेल्स होते हैं। तो जब उनके जो है ना मरीज़ का इलाज करने के लिए हम जो अल्फ़ा रेज होती हैं या बीटा रेज होती हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो अमिट हो रही होती हैं, वो उनके साथ जो है ना उनका इलाज, जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनका इलाज किया जाता है। और जो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं कैंसर के इलाज के लिए, वो ये होते हैं फास्फोरस 32 जो आइसोटोप होता है फास्फोरस का। इसके अलावा कोबाल्ट 60 जो है वो भी कैंसर के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो रेडियोथेरेपी वो टेक्निक है जिसमें हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से एमिट होने वाली रेडिएशन की हेल्प से जो कैंसर के मरीज़ होते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट, इलाज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसी एप्लीकेशन है वो है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में ये होता है कि जो हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, वो जब हम लोग बागात से या फिर सब्जी मंडी से लेकर आते हैं तो वो फ्रेश होते हैं, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ख़राब होना, उनका जो जायका होता है, टेस्ट होता है, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो और उनका जो टेस्ट है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जो फ्रूट ख़राब हो रहे हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि फ्रूट्स के अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो लेकिन जब फ्रूट्स को या फिर जो हमारी खुराक है, हम उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट होने वाली रेडिएशन के साथ उसकी प्रोसेसिंग करवाते हैं, तो फिर उसके रिजल्ट में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट होने वाली रेडिएशन है, अल्फा बीटा गैमा रेज, वो ग्रोथ जो होती है ना बैक्टीरिया की ग्रोथ, उसको स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं वो ख़राब नहीं होते। इसी तरह जो मिल्क होता है, मिल्क की जब जो है ना हम लोग पास्चराइजेशन करते हैं, तो फिर जो है ना उसके बाद हाई टेम्परेचर पे जो दूध होता है उसको बॉयल किया जाता है, और फिर इस तरह जो है वो दूध ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट इसका जो है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन। पावर जनरेशन अब ये तो नहीं होगा कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएशन एमिट हो रही हैं उनसे हम जो है उनको इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर यूज़ कर लें। असल में होता यह है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल भी हम अभी स्टडी करेंगे। जो एलिमेंट्स रेडिएशन जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस में जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं ना, हमारे पास हैवी एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, जैसे यूरेनियम होता है।
यूरेनियम जो है ना वो आगे जो है ना छोटे स्मॉल स्टेबल प्रोडक्ट्स में जो है एलिमेंट्स में स्प्लिट अप हो जाता है। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट्स में साथ में कह सकते हैं कि जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस हो रहा होता है उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और वो जो एनर्जी हमें मिलती है वो हीट की फॉर्म में मिलती है। उस एनर्जी से फिर हम लोग पानी को बॉयल करते हैं और जो बॉयलिंग के बाद उससे फिर स्टीम निकलती है और जो स्टीम होती है उससे हम लोग टरबाइन को जो है ना चलाकर फिर उससे आगे हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हमारे पास न्यूक्लियर प्रोसेस होता है जिसमें जब एक यूरेनियम का जो एलिमेंट होता है उसको न्यूट्रॉन के साथ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया जाता है, तो ये जो यूरेनियम होता है ये उसमें बैरियम और क्रिप्टॉन में जो है स्प्लिट अप हो जाता है। तो हमारा जो कंसर्न होता है इस प्रोसेस में जो पावर जनरेशन में वो इस एनर्जी के साथ होता है, क्योंकि ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होती है वो जो है ना बाहर सराउंडिंग में रिलीज हो रही होती है और ये जो एनर्जी होती है ये हीट की फॉर्म में होती है और इस एनर्जी को जो हीट है इससे फिर आगे पानी को जो है ना वो बॉयल किया जाता है और जो बॉयल होने के बाद पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर स्टीम से हम लोग जो है टरबाइन को चलाते हैं, फिर जो टरबाइन चलती हैं तो फिर उसको आगे जो है ना इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री को डिफाइन किया। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच में है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना को, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को। न्यूक्लियर प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस है जिसमें अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है वो छोटे छोटे जो है ना स्टेबल न्यूक्लियस में स्प्लिट अप हो जाता है और इसके जो ब्रेक डाउन होती है स्प्लिटिंग का प्रोसेस होता है उसमें जो रेडिएशन होती हैं वो भी एमिट हो रही होती हैं। उन रेडिएशन की हम लोग प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आएगा। फिर ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन भी हैं, उनमें से जो पहला वो ये रेडियोथेरेपी। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं हम उनको कैंसर के मरीजों का इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और वो जो टेक्निक होती है उसको हम रेडियोथेरेपी का नाम देते हैं। फिर एक्टिव एलिमेंट से रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं उनसे हम लोग फूड को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, जो फूड ख़राब होने से बचा सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन होती है इसका एडवांटेज होता है वो सबसे वो ये है कि न्यूक्लियर जो है ना केमिस्ट्री में हम लोग पावर जनरेशन भी कर रहे होते हैं। जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं उनके रिजल्ट में पावर जनरेशन भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली भी पैदा की जा सकती है। होता कुछ यूँ है जो एक यूरेनियम एक जो है ना अनस्टेबल न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस है, क्योंकि इसमें जो एटॉमिक नंबर है 92, तो इसका मतलब है कि इस यूरेनियम के न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स हैं। तो 92 प्रोटॉन की जो एक दूसरे को रिपल्शन की जो फोर्सेस होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी और ये एक अनस्टेबल जो है ना जो इसका न्यूक्लियस होगा वो बहुत ही अनस्टेबल होगा। लेकिन यूं ही इसको एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया जाता है तो ये आगे बेरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट अप हो जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। तो आगे जो है ना इसके साथ जो एडवांटेज हमारे लिए होता है वो ये होता है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है और ये जो एनर्जी होती है ये हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही होती है। हम इस हीट एनर्जी से जो वाटर होता है उसको बॉयल करते हैं, फिर बॉइलिंग के बाद वो जो स्टीम होती है उससे हम लोग टरबाइन को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब लेकिन यह है कि ये तो उन रेडिएशन के जो हो गए एडवांटेजेस हो गए, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेजेस भी ये होता है कि जहाँ पे जिस तरह 1945 में जो है ना अमेरिका ने जापान के जो 2 शहर थे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटम बम गिराया था, लेकिन उस एटम बम के अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो चुके हैं जो इस बात को, लेकिन अभी भी जो उस जो है ना एटम बम के या जो रेडिएशन वहाँ से एमिट हो रही हैं उनके असरात अभी भी पाए जाते हैं। जापान में अभी भी फसलें सही तरह से नहीं होती, वहाँ पे जो आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो इंसान बनी है, इंसान पैदा हो रहे हैं, किसी का हाथ नहीं है, वो एबनॉर्मल हैं। तो इसके जो रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स हैं वो जहाँ पे अगर एटम बम गिरा दिया जाता है तो उसके जो इफ़ेक्ट्स जो एक टाइम के लिए नहीं होते वो आने वाले वक्तों के लिए, सदियों तक के लिए जो है ना होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के भी नेम से हमें ज़ाहिर हो रहा है, डिपिक्ट हो रहा है कि इसमें हम लोग इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे। जो इसको हम लोग डिफाइन इस तरह करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट।
कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके जो अज्जा होंगे, हिस्से होंगे, किन से मिलकर हमारा जो एनवायरनमेंट है, किन चीज़ों से मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ है, एंड इफेक्ट्स और असरात ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन अवर इन्वायरमेंट, और हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर जो हमारे बनिए नो इंसान के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनके क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं और क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो ब्रांच होगी उसको हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन आवर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें भी जो है ना, जिस तरह बाकी जो डेफिनेशन है हम लोगों ने पहले पढ़ी है ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, सेम इसी तरह पहले ये लिख लेना है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट। अब इस डेफिनेशन में जो मेन कीवर्ड हैं जो आपको याद करने हैं, जिनको अपने अंडरस्टैंड करना है, वो पहला ये है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इस कंपोनेंट्स से आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के जो अज्जा, हिस्से ऑफ एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके मेनली जो हैं, वैसे अगर डिटेल में पढ़े फिर तो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स बन जाते हैं, लेकिन जो उसके मेनली कंपोनेंट्स हैं वो तीन कंपोनेंट्स हैं, थ्री कंपोनेंट्स हैं। उनमें से जो पहला है वो है लिथोस्फेयर, जो हमारे लिथोस्फेयर, और जो दूसरा है वो हमारे पास है हाइड्रोस्फीयर, जो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वो है थर्ड एटमॉस्फेयर। हमारे जो लिथोस्फेयर हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी जो ये ज़मीन है, अर्थ है, ये सारी की सारी जो है ना वो अर्थ जो होगी वो लिथोस्फेयर के अंडर आएगी। इसी तरह आगे जो हमारे ये जो इर्द गिर्द पानी है, वाटर है, वो उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। फिर आगे एटमॉस्फेयर, हमारे जो एनवायरनमेंट में हवा है वो हमारा एटमॉस्फेयर होगा। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके मेनली जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है वो तीन है, अर्थ, ज़मीन, पानी और हवा। ये इनको जो है हम लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। आगे अब जो हमारे पास दूसरा डेफिनेशन में कीवर्ड है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन आवर इन्वायरमेंट। ये कि जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ के इन ये जो कंपोनेंट्स हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, इनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हैं कि आइदर वो जो है ना नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं या कि फिर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, जिस तरह हम लोगों ने जो है ना, अल्लाह ने हमें ज़मीन पे कुदरती तौर पर जो कुदरती अनमोल तोहफा आप कह सकते हैं कि दरख्त दिए, हम लोगों ने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया, डिफॉरेस्टेशन करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और जो है एसिड रेन जैसे इफ़ेक्ट्स जो है ना वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। फिर इसी तरह हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ और जो है लगाकर फैक्ट्रियों में के जो वेस्ट हैं, जो बायोलॉजिकल वेस्ट हैं, उनको जो है ना नेचुरल वाटर के जो रिजर्वायर हैं, सोर्सेज हैं, उनके अंदर जो है ना फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, जो पानी का क्वालिटी है, नेचुरल पानी की क्वालिटी वो भी ख़राब हो रही है। फिर इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारे भट्टे, ईंटों के भट्टे हैं, फैक्ट्रियों की जो चिमनियाँ हैं, उनके जो उसके अलावा जो गाड़ियों में जो इंजन में फ्यूल बर्न होता है तो उसकी वजह से जो धुआं निकलता है उसमें तरह तरह की जहरीली गैसें होती हैं जो कि हमारी एयर को पोल्यूट कर रही हैं। तो हमारी जो आप कह सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ये इनके जितने भी हमारे डेली के जो वर्क हैं, जो हम लोग मामलात कर रहे हैं, वो उनके जो मेनली जो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं वो नेगेटिव इफेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो ज़मीन कटाव का शिकार हो रही है, उसकी ज़रखेज़ी में जो है ना वो डिक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह डिफॉरेस्टेशन है। इसके अलावा जो हमने जो आप कह सकते हैं कि वेस्ट हैं, उनको जो लिक्विड वेस्ट हैं, उनको पानी के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर जो है गिराना, नहरों में, तालाबों में छोड़कर उनको भी लूदा कर दिया है। फिर इसके अलावा फैक्ट्रियों और जो
भट्टे वगैरह हैं, इनकी चिमनियों से जो धुआं निकल रहा होता है, गाड़ियों के सिलेंसरों से जो धुआं निकल रहा होता है, उसकी वजह से हमारी जो एयर है वो भी पोल्यूट हो रही है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की जो आगे एप्लीकेशन होंगी, क्योंकि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग अपने जो है इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आती हैं, इसके अलावा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। तो इसी तरह जो हमारे इन्वायरमेंट में हर चीज़ होगी हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ये जो ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी लिंक है। मिसाल के तौर पर बायोलॉजी जो जानदार चीज़ों का इल्म है, जिसमें हम बायो मीन लाइफ, जिसमें हम लाइफ के रिलेटेड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं। जियोलॉजी, ये जो ज़मीन के मतलब स्टडी है, हमारी अर्थ के रिलेटेड स्टडी है, ये भी जो है ना हमारे इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो एक पार्ट है, कंपोनेंट अर्थ भी है, उसकी भी जो स्टडी है उस सब्जेक्ट के साथ भी ये लिंक है। आगे इकोलॉजी है, जिस सब्जेक्ट के साथ ये लिंक है इकोलॉजी आप कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके जो रिलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस। जो हमारे इर्द गिर्द हमारे इन्वायरमेंट में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनका नॉलेज हमें होना ज़रूरी है, ताकि क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें नॉलेज होगा तो फिर ही हम अपने इन्वायरमेंट की माहौल की बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे, और जो पोल्यूशन है, आलूदगी है, उससे बचा जा सकता है। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को यही नहीं पता कि सांप जो है ना वो डस जाता है, तो फिर उसको तो आप कहते हैं वो सांप देखकर खौफज़दा नहीं ना होगा। सिमिलरली इसी तरह जो हम लोग डेली वर्किंग, अब जिस तरह भट्टा मालकान है, अगर उनको पता ही नहीं है कि ये जो इनके भट्टों की चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है वो आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के लिए कितना जो है ना इंजीरियस है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हमें तमाम हमारे पीपल हैं, हमारे लोग हैं, उनको ये पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल कैंपेन चलानी चाहिए, लोगों को पता हो कि जो आप कह सकते हैं कि फसलों पे स्प्रे की जाती है, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, उनको वक्ती तौर पर तो फ़ायदा दे रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके हमारे इन्वायरमेंट्स पे हार्मफुल और परमानेंट इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो ये इस लेक्चर के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो होते हैं, क्योंकि ब्रांचेस ही स्टडी कर रहे हैं, तो सेम उसी तरह जो है ना, जिस तरह हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि ब्रांचेस के रिलेटेड या तो उसकी डेफिनेशन, किसी भी ब्रांच की डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर उसका स्कोप पूछा जा सकता है। तो आज के लेक्चर के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।